हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है डीएड सीआईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों हमारे एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर क्लास रहेगा पेपर 11 से रहेगा, जो कि हमारे सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों पेपर 11 में इस टॉपिक को यूनिट 5 का है ये टॉपिक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा। देखिए, सफल समावेशी के लिए हमें वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होना चाहिए। अगर हम समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, एक तो वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और बुनियादी ढांचा। जब तक वित्तीय संसाधन हमारे पास नहीं होंगे या बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड रिसोर्सेस नहीं होंगे हमारे पास, तो एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा हम नहीं बना पाएंगे। किसी भी बुनियादी ढांचे का एक संरचना अगर हम करेंगे उस वातावरण की, तो हम नहीं कर सकते अगर हमारे पास पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं है। और जब संसाधन नहीं होगी तो बच्चों की विभिन्नता के अनुसार हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी। जब सुविधाएं नहीं होंगी तो सामान्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, भिन्नता, योग्यता, अक्षमता या क्षमता को ध्यान में रखकर हमारे पास सभी प्रकार के संसाधन होने चाहिए शिक्षा से माध्यमिक। और हम कह सकते हैं या हमारे पास जो हम समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसमें एक बुनियादी ढांचा पर्याप्त रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है, वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा। देखिए, सफल समावेशी में अगर कहीं भी हमारे वित्तीय साधनों की या बुनियादी ढांचे में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कमी होती है तो एक पूर्णांक शिक्षा प्रक्रिया नहीं मानी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें शिक्षा के लिए समर्पित वित्तीय संसाधनों की कमी, देखिए अगर हम शिक्षा के लिए बहुत सारे अगर वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है तो उसको इस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं जिनमें शामिल है स्कूलों और अन्य सुविधाओं की कमी, ठीक है। अपर्याप्त कक्षाएं, अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, प्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री की कमी और मानकों गुणवत्ता पर अपर्याप्त ध्यान, ठीक है। अपर्याप्त धन के परिणामों से प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोस्तों अपर्याप्त जो साधन है हमारे पास, साधनों की कमी है, तो वह क्या है, किसी भी बच्चे के शिक्षा के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कहा गया है कि शिक्षा के लिए समर्पित वित्तीय संसाधनों की कमी जो है उसको हम कई तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं स्कूलों और अन्य सुविधाओं की कमी, यानी कि हमारे समुदायों में स्कूलों की कमी है जहाँ से बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है कि बच्चे की बेसिक शिक्षा प्रारंभ की जाए या प्राथमिक शिक्षा उनको प्रदान की जाए, ठीक है। अपर्याप्त कक्षाएं, यानी कि विद्यालय है तो उसमें कक्षाएं नहीं है कि हर ग्रुप का, हर स्तर का जो बच्चा है, हर लेवल का जो बच्चा है, स्टूडेंट या छात्र है, वह एक ही कक्षा में सभी वर्ग का मतलब है सभी स्तर और क्षमता और आयु के बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान कर रही है। तो इसका मतलब शिक्षाओं की कमी, अपर्याप्त कक्षाएं, ठीक है। अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि बिना प्रशिक्षण लिए शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं जो कि प्रशिक्षित नहीं है, किसी भी विषय के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, अपने विषय में विशेषज्ञ नहीं है, या हम कह सकते हैं अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यहाँ बात करें, समावेशी विद्यालय सफल समावेशी के लिए ये बता रहे हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक का होना जरूरी है, समूह विशेषज्ञ का होना जरूरी है। तो आप प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, प्रबंधन और पर्यवेक्षण की कमी, यानी कि वहाँ विद्यालय के मैनेजमेंट की कमी, समझ रहे हैं, व्यवस्था की कमी, प्रबंधन की कमी, पर्यवेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन की कमी, वहां पर कोई भी निरीक्षण नहीं कर पा रहा है वहां पर, ठीक है। तो एक सभी की अगर कमी होगी तो एक अच्छा हमारा विद्यालय ढांचा नहीं बनेगा, एक अच्छा वातावरण हम छात्रों को नहीं दे पाएंगे। फिर कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री की कमी, यानी कि जब विद्यालय में बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, किसी विषय वस्तु से संबंधित नहीं जुड़ पाएंगे, अधिगम शिक्षण सामग्री की कमी होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बच्चे रुचिपूर्ण रूप से सहयोग नहीं देंगे और कहीं ना कहीं उनकी अधिगम प्रक्रिया को
कम किया जा रहा है, उनकी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, अधिगम प्रक्रिया उनकी धीमी हो रही है अगर अपर्याप्त रूप से संसाधन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं मानकों और गुणवत्ता पर अपर्याप्त ध्यान, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता पर और जो मानक है, हर विद्यालय के अपने अलग अलग मानक होते हैं, उन पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कार्य सही रूप से नहीं किया जाता है, प्रबंधन में कमी आ जाती है और शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। फिर कह रहे हैं अपर्याप्त धन के परिणामों से, यानी कि जब धन की कमी होती है तो हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाती है, जब संसाधनों की कमी हो जाती है सुविधाओं की कमी हो जाती है, जब सुविधाओं की कमी हो गई तो हमारे छात्रों के शिक्षा में विविधीकरण की कमी हो गई, जब विविधता की कमी हो जाती है तो हमारी अधिगम प्रक्रिया भी कम हो जाती है और अधिगम प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं वह प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी बच्चे के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। इसलिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि एक सफल समावेशी विद्यालय को दर्शाता हुआ होना चाहिए, हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए, हर बच्चे के अधिगम प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधन विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए उसमें। ठीक है, और कई सारी चीजें हैं जो कि क्या है, धन की कमी के वजह से कि एक सफल विद्यालय को या सफल समावेशी विद्यालय प्रक्रिया में, शिक्षा प्रक्रिया में कि वे संसाधन ठीक अपर्याप्त रूप से होते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोस्तों प्रत्येक छात्र की विभिन्नता को ध्यान में रखकर एक स्कूल और शिक्षक शिक्षण अध्यापन छात्रों के शैक्षणिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए विद्यालय बुनियादी ढांचा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक छात्र की विभिन्नता को ध्यान में रखकर, यानी कि प्रत्येक छात्र की विभिन्नता को ध्यान में रखकर, विभिन्नता से मतलब है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनकी अधिगम शैली अलग होगी, उनके सीखने का तरीका अलग होगा और उनके सीखने की जो प्रक्रिया होगी बहुत उच्च लेवल की होगी, जल्दी सीख जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें, उनकी क्षमता अलग है, आवश्यकता अलग है, स्तर अलग है, उनकी योग्यता अलग है और सीखने की प्रक्रिया धीमी है। तो दोस्तों उनकी जो विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर विभिन्नताओं से मतलब है उनके व्यक्तिगत विभिन्नता से, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विभिन्न है, भिन्न है, अलग अलग है। तो उन सभी को ध्यान में रखकर एक स्कूल और शिक्षक यानी कि उन सभी बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर एक स्कूल और एक शिक्षक शिक्षण अध्यापन छात्रों के शैक्षणिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वित्तीय संसाधन और बुनियादी ढांचा। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के संसाधन होना चाहिए और अच्छा समावेशी शिक्षा के अनुसार एक बुनियादी ढांचा होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसलिए विद्यालय बुनियादी ढांचा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह छात्रों के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। क्यों आवश्यक है? कि यह छात्र के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, यानी कि समग्र का विकास है जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, उसका सामाजिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, सभी से संबंधित होता है, जिसमें समग्र विकास होता है, ऐसा वातावरण उनको बनाता है। कौन? बुनियादी ढांचा। विद्यालय का जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बच्चे का एक समग्र विकास होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं किसी भी सामान्य समावेशी का बुनियादी ढांचा का आकलन करते समय कुछ प्रमुख घटक जो एक आदर्श चेकलिस्ट के रूप में शामिल है या आदर्श चेकलिस्ट में शामिल है, या हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भी समावेशी विद्यालय का हमें बुनियादी ढांचा बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रिपरेशन करनी है उसकी, तो हमें कुछ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि एक सफल बुनियादी ढांचा बच्चों को प्रदान किया जाए, एक सफल समावेशी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से ऐसे घटक उन्होंने बोले हैं कि कुछ प्रमुख घटक हैं, ठीक है, जो एक आदर्श चेकलिस्ट में शामिल है, यानी कि जो विद्यालय की एक अच्छी चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रमुख घटक उन्होंने बताए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले कह रहे हैं विशाल और अच्छी
तरह हवादार कक्षाएं, यानी कि विशाल से मतलब है बड़ी, कक्षाओं का आकार कैसा हो, बड़ा हो, और हवादार यानी कि ऐसा हो कि जिसमें हवादार का मतलब है उसमें रोशनी पर्याप्त रूप से होती हो, ठीक है, उसमें उनके लिए पंखे की व्यवस्था हो, बाहर से क्या है एक अच्छा वातावरण आता हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा सफोकेशन टाइप का ना हो, ठीक है, एक अच्छी विशाल यानी कि बड़ा और अच्छी तरह हवादार कक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। क्लासेस का जो एक एनवायरमेंट होता है कक्षा का वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि उसमें क्या होगा कि जो हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रन हो गए या नॉर्मल स्टूडेंट्स हो गए दोनों अच्छी तरीके से आवा जा सके। उनका जो कक्षा का गेट होगा यानी कि उनके जो दरवाजा होगा कक्षा का, क्लास का गेट होगा, इस तरीके से होना चाहिए ताकि अगर कोई भी बच्चा व्हील चेयर पे है तो वह क्या इंडिपेंडेंटली अपनी व्हील चेयर कक्षा से इन और आउट कर सके और ठीक तरीके से अपने सीट पर यानी कि अपने टेबल पर जाकर बैठ सके। इस तरीके का कक्षा अच्छी तरीके से विशाल होनी चाहिए। दूसरा कह रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री एवं पुस्तकालय, यानी कि कक्षा में क्या होना चाहिए, एक विद्यालय में शिक्षण सामग्री और पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा अगर अपनी तरफ से नहीं खर्च कर पा रहा है या अपनी तरफ से किसी चीज को नहीं खरीद पा रहा है, उसके बाद उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो विद्यालय की तरफ से उसको ये रिसोर्स मिलना चाहिए, ये स्रोत मिलना चाहिए कि वह अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग कर सके, ठीक है। और शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM होना चाहिए ताकि प्रभावी शिक्षण हो, बच्चे सीखने में रुचि लें और जल्दी सीखे और उनकी एक अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं खेल का मैदान और खेल के उपकरण, यानी कि प्रत्येक विद्यालय में चाहे वो सामान्य विद्यालय हो, चाहे समावेशी विद्यालय हो या विशेष विद्यालय हो, तो दोस्तों सभी विद्यालयों में खेल का मैदान आवश्यक है और खेल के लिए उपकरण यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर खेल आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उपकरण होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ताकि बच्चे अगर किसी भी खेल में रुचि रखते हैं तो वे अच्छी तरीके से खेल पाए, मनोरंजन दें, जिससे उनमें क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होता है। खेल से तो बहुत ही ज्यादा बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो खेल के मैदान में होता है या खेल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला, यानी कि अच्छी तरीके से मैनेजेबल उसमें क्या लैब होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे किसी भी चीज का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो सुरक्षित रूप से कर पाए, यानी कि किसी के अंडर सुपरविजन में या विदाउट सुपरविजन में वे प्रयोगशाला का उपयोग कर पाए, तो अच्छी तरीके से मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। सुसज्जित का मतलब है मैनेज या सजी हुई होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं स्कूल सुविधाएं, यानी कि स्कूल में कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जैसे स्टडी टेबल, यानी कि बच्चों का टेबल जो है बच्चों के एक तो हाइट के अनुसार होना चाहिए उनकी, ठीक है, ऐसा ना हो हाइट उनकी है टेबल ये बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, या उनको सामने का व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, अपने शिक्षक को नहीं देख पा रहे हैं, शिक्षक के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए, बच्चों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुर्सियां आ गई फर्नीचर, पानी की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, कक्षा में लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जिसमें बच्चे अगर हम बात करें हमारे लो विजन वाले बच्चे हैं, ठीक है, या और भी जो क्या है कोई दृष्टि दोष रखते हैं तो उनके लिए क्या हो अच्छी लाइट का मतलब प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें अच्छे से वे किसी भी चीज को पढ़ सके देख सके, ठीक है। फिर कह रहे हैं अध्ययन कक्ष की व्यवस्था, यहाँ पर अगर हम बात करें अध्ययन कक्ष की व्यवस्था इसलिए कहा गया है जिसमें हम उपचारात्मक शिक्षण करा सकें, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, जैसे कि रिमेडियल सेशन जिसे हम बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, तो जहां पर क्या है हम कुछ समय के लिए जो बच्चे क्या है लर्निंग डिसेबल्ड हैं, ठीक है, एक विशेष आवश्यकता की जरूरत रखते हैं, विशेष ध्यान की जरूरत रखते हैं, विशेष ध्यान की आवश्यकता रखते हैं, तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके तो अध्ययन कक्ष की व्यवस्था होनी जरूरी है। फिर कहने हैं स्वव्यवस्थित स्वच्छता सुविधाएं, यानी कि स्वव्यवस्थित स्वच्छता सुविधाएं, विद्यालय में प्रत्येक प्रकार की स्वव्यवस्थित यानी कि मैनेजेबल हाइजीन सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है, हाइजीन की सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, गंदगी ना हो, एकदम साफ सुथरा विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। फिर कह रहे हैं दोस्तों आने जाने के लिए
साधन सुविधा, यानी कि अगर विद्यालय बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, उनके लिए स्कूल वैन हो गया, ऑटो रिक्शा जो भी है, कि ताकि जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं अगर वो नहीं आ सकते, ठीक है, अगर हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो उनको लिए ऐसे संसाधन हो ताकि वे अपने घर से आ सके और दोबारा घर पर जा सके। विशेषज्ञों का समूह, विशेषज्ञों का समूह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, पूरी एमडीटी टीम होनी चाहिए, एमडीटी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, बहु अनुशासित समूह, ठीक है, होना चाहिए, जिसमें क्या है प्रत्येक बच्चे की विभिन्नता को ध्यान में रखा जाए। एमडीटी टीम का मतलब हो गया इसमें साइकोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, मनोचिकित्सक हो गया, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, सोशल वर्कर हो गए, काउंसलर हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऑर्थोथेरेपिस्ट हो गया, ओटी थेरेपिस्ट हो गया, ठीक है, तो सारे इसमें होने चाहिए। डॉक्टर्स हो गए हमारे, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रशिक्षक शिक्षक, यानी कि हर शिक्षक को अपने आप में एक एलिजिबल होना चाहिए, अपने विषय में एलिजिबल होना चाहिए। टीचर के लिए टीचर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनमें, ठीक है। फिर कह रहे हैं सहयोगी कार्यकर्ता, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों और विशेषज्ञों की सहायता के लिए सहयोग कार्यकर्ता का एक समूह होना चाहिए, ताकि वे हमारे विशेषज्ञों की और हमारे शिक्षकों की और हमारे अन्य छात्रों की भी सहायता कर सके या उनमें उनके कार्यों में सहयोग दे सके, ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 कुछ ऐसे प्रमुख घटक है जिसमें क्या है, एक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रमुख घटकों को शामिल करना है या कुछ ऐसे निम्न बातों का ध्यान रखना है, निम्न बातों का, ठीक है। तो बाकी ये वित्तीय संसाधन के अंदर आ जाएंगे, जैसे अच्छा क्लास होगा तो आकार बड़ा होगा, उसमें सारी फैसिलिटी होंगी। अधिगम शिक्षण सामग्री हमारे वित्तीय संसाधन में आ जाएगी। अगर हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं होगा या हमारे पास पैसों की कमी होगी तो पूर्ण संसाधन हम नहीं प्रदान कर पाएंगे, ठीक है ना। सुसज्जित क्लास हो गया, खेल के उपकरण भी के लिए हमें पैसा चाहिए, अच्छी टेबल कुर्सियों के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा पर्याप्त ढांचा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है, यानी कि हमारे पास वित्तीय संसाधन होना भी चाहिए और एक बुनियादी ढांचा जिसमें एक सफल समावेशी शिक्षा प्रक्रिया प्रदान की जा सके, या एक सफल समावेशी विद्यालय जिसे कह सकते हैं कि ये एक सफल समावेशी प्रक्रिया है, सफल समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया है, यह सफल समावेशी विद्यालय है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो टॉपिक है पेपर 11 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपका यूनिट 5 पूरा करा दिया। एक और रहता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, लचीलापन, बहुत जल्दी उसको भी क्लियर करा दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन से ये चीजें पूछी जा सकती हैं और ये 5 नंबर में इस यूनिट से एक क्वेश्चन आना ही आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यूनिट से एक टॉपिक आएगा आपका 5 नंबर में, ऐसा समझ लीजिए, बाकी कहीं से आए लेकिन इस यूनिट से आपका 5 नंबर में एक टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला क्लास आप तक पहुंच जाए। दोस्तों बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास लेके आने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी दोस्तों। थैंक यू।